आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा प्रबंधन को लेकर राजनीति की जा रही है और आए दिन प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर बयानबाजियों का दौर जारी है। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने भाजपा द्वारा आपदा प्रबंधन के मामले में की जा रही बयानबाजी का कड़ा जवाब दिया है और इसे ओछी राजनीति करार दिया। हिमाचल प्रदेश में इस बार आपदा प्रबंधन को लेकर राजनीति की जा रही है और आए दिन प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि आपदा प्रबंधन के लिए पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा बढ़िया इंतजाम किया गया है और जहां पर भी आपदा हुई है वहां पर तुरंत राहत दी है। उन्होंने भाजपा द्वारा आपदा प्रबंधन के नाम पर की जा रही ओछी राजनीति पर कहा कि गलत बयानबाजी करने वाले भाजपा नेताओं को बाज आना चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के बड़े नेता प्रेस के माध्यम से जो बयानबाजी करते हैं वो तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि भाजपा के बड़े नेता प्रेस के माध्यम से जो बयानबाजी करते हैं वो तथ्यहीन है और ऐसे नेताओं को जनसेवा का कार्य करना चाहिए। नरेश ठाकुर ने कहा कि आपदा की घड़ी में भाजपा केवल राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हुई है, जबकि इस समय भाजपा के नेताओं को भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। देखिए, आए दिन जो भाजपा के बड़े नेता प्रेस के माध्यम से बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार जो विपदाएं आ रही हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, उसके प्रति गंभीर नहीं। उनकी जो बयानबाजी है वो गलत, वो तथ्यहीन है, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस सरकार जो है वो इन बरसात और भूकंप और जो आपदाएं हैं उनके प्रति गंभीर है और सरकार के जिला प्रशासन को कड़े दिशा निर्देश हैं कि वो फौरी राहत लोगों तक पहुंचाएं और सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि लोग जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत पहुंचाई जाए। अभी तक आपदा के लिए आंकलन किया गया कितना? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से फौरी राहत प्रभावित परिवारों को पहुंचा दी है। जिला प्रशासन को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी आकलन के बाद ही सरकार के जो आगे सरकार की जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार सरकार आगे तय करेगी। हमीरपुर से सिटी चैनल के लिए अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण लोगों को करोड़ों रुपए के नुकसान के साथ साथ अपनों की जान से भी हाथ धोना पड़ा है, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक जो आपदा राहत के लिए कार्य किए गए हैं वे नाकाफी है। धूमल ने हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार पर कई हमले बोले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक जो आपदा राहत के लिए कार्य किए गए हैं वे नाकाफी है। धूमल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये आरोप लगाए। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हुई आपदा का अभी तक सरकार द्वारा सही आंकलन नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रमुख लोग अभी तक आपदा वाले स्थानों पर न पहुंचकर केवल बयानबाजी ही कर रहे हैं। धूमल ने कहा कि जिन लोगों की गौशालाएं तक इस बाढ़ में बह गई है उन्हें केवल मात्र 500 रुपए राहत देकर उनके साथ सरकार मजाक कर रही है। बात तो यह है कि आपदा का सही आंकलन किसी ने किया ही नहीं। बहुत सारी पंचायतों में, पटवार खानों में तो पटवारी ही नहीं है और कई जगह एक एक पटवारी कई पटवार खानों का काम देख रहा है तो वो कहता है इतने माहौल में मैं जा ही नहीं सकता। तो ठीक असेसमेंट नहीं हो रही है। सरकार के कोई प्रमुख लोग वहाँ गए नहीं। सत्तारूढ़ दल के लोग तो बिल्कुल बयानबाजी पे ही लगे हुए हैं और राहत भी बहुत कम दी जा रही है। जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसको पशुशाला को जो नुकसान पूरी तरह तबाह हो गया था उसको केवल 500 रुपये राहत दी गई है और 500 रुपये से क्या बनाएगा। इस तरह की राहत देने की अपेक्षा उसके घावों पर नमक लगाने की बात है। प्रदेश सरकार ने अभी तक पूरी असेसमेंट की नहीं, कुल प्रदेश में कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए कितनी भरपाई उन्होंने दी। जो केंद्र से आपदा राहत कोष हर वर्ष मिलता है उसमें से कितना इन्होंने खर्च कर दिया है। अगर खत्म हो गया तो क्या इन्होंने केंद्र से और मांगा? उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में आपदा के चलते जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मृत लोगों के परिजनों को 2-2 लाख देने की बात कही है, उसी तरह हिमाचल सरकार को भी केंद्र से इस तरह की राहत की गुजारिश करनी चाहिए ताकि लोगों को समय रहते मदद मिल सके।
कई प्रदेशों में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया मृतकों के परिवार प्रति परिवार को देने की बात कही है। क्या हिमाचल प्रदेश के लिए वो घोषणा हुई है? क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र से वो मांगा है? क्योंकि मौत चाहे बिहार में हो चाहे हिमाचल में हो, मौत तो बाढ़ से किसी की भी हो, नागरिक की मौत है, तो राहत एक बराबर मिलनी चाहिए। ऐसे मामले हैं जिनके बारे में सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट घोषणा नहीं हो रही है और परेशान है लोग, राहत मिल नहीं रही है और संवेदना के अतिरिक्त उसके विपरीत कांग्रेसी नेताओं के बयान केवल पढ़ने को उनको मिल रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। पिछले 10 वर्षों से स्कूल भवन को तरस रहा है चंबा का राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी। 2014 में इस स्कूल को मिडिल स्कूल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन 10 वर्षों में स्कूल के लिए एक कमरा तो दूर, बच्चों के लिए शौचालय तक भी नहीं बन पाया है, जिस कारण पिछले 10 वर्षों से ये स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी द्वारा उधार में दिए गए एक कमरे में चल रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े वादे इस स्कूल को देखकर खोखले साबित हो रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जहां एक और शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी प्रदेश में कुछ ऐसे स्कूल देखने को मिल जाते हैं जहां ये वादे सिर्फ कोरी घोषणाएं बनकर रह गए हैं। ऐसा ही मामला चंबा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी में भी देखने को मिला, जहां स्कूल को 2004 में अपग्रेड कर मिडिल तो कर दिया गया, लेकिन 10 वर्षों में स्कूल को भवन नहीं मिल पाया है। देखने की बात यह है कि स्कूल चंबा के किसी दूरदराज क्षेत्र में नहीं, बल्कि चंबा शहर से मात्र आधा किलोमीटर दूर मोहल्ला जुलाहगढ़ी में पड़ता है, लेकिन 10 वर्षों में यहाँ स्कूल का भवन नहीं बन पाया, ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है। राइट टू एजुकेशन के तहत जहां सरकारों द्वारा बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के वादे किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मामलों को देखकर ऐसा लगता है मानो अगर सरकार शहर में लगते स्कूलों में प्राथमिक सुविधाएं पहुंचाने में भी सफल नहीं हो रही है, तो दूर दराज के गांव में शिक्षा का क्या हाल होगा, इसका भगवान ही मालिक है। इस मामले में राजकीय माध्यमिक विद्यालय जुलाहगढ़ी की प्रधानाचार्य सुकन्या रैना ने बताया कि स्कूल के पास अपनी कोई जमीन न होने के कारण पिछले 10 वर्षों से उनका स्कूल प्राथमिक स्कूल द्वारा दिए गए एक कमरे में चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल की जमीन न होने के कारण 2013 में शिक्षा विभाग व प्रशासन द्वारा ये फैसला लिया गया कि प्राथमिक विद्यालय की खाली पड़ी जमीन पर एक भवन बनाया जाए, जिसकी दूसरी मंजिल मिडिल स्कूल को दी जाएगी। इसके लिए 7,19,000 रुपए का प्रोविजन किया गया था, लेकिन उन्हें सिर्फ 1,80,000 रुपए की राशि जारी की गई, जो खत्म हो चुकी है। उन्होंने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द स्कूल के लिए राशि जारी की जाए। ये स्कूल जो है 2004 में जो है उसका वो अपग्रेड हुआ था, और जब ये 2004 से अपग्रेड हुआ तो बच्चे जो थे उनको बैठने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पे जब पहले स्कूल जो है ये गुरुद्वारे के ग्राउंड में लगाया जाता था, तब वहाँ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रोज अध्यापकों को कई प्रकार की वो आती थी कि हाँ जी ये यहाँ क्यों बैठे हैं या यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने प्राइमरी से आग्रह किया, तो प्राइमरी वालों ने एक कमरा जो है वो मिडिल स्कूल के लिए उपलब्ध करवाया, परंतु एक कमरे से ही सारा कार्य नहीं चल सकता। मिडिल स्कूल का के लिए तो और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। 3 क्लास होती हैं, तीनों क्लासों को बैठने के लिए कोई भी स्थान जो है वो सही नहीं था। एक कमरे में 8th क्लास बिठाई जा रही थी, और बरामदा जो है प्राइमरी का वो हमने लिया हुआ है, उसमें एक क्लास जो है वो 6th क्लास में आगे बिठाई है और एक क्लास जो है वो 7th यहाँ बिठाई हुई है। अब यहाँ पे हमने जब पैसा आया था हमारे पास थोड़ा 2 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था, और 2 लाख में हमने जो है वो 1,80,000 हमें मिला है। उससे हमने ये जो लेंटर है वो यहाँ पे पहले जगह नहीं थी प्राइमरी में, पहले भी टीचर थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जगह न होने के कारण पैसा जो आया था वो वापस चला गया। लेकिन फिर उसके बाद हमने ऊपर से अधिकारियों को बुलाया, शिक्षा अधिकारियों को बुलाया गया। उन्होंने हमें कहा कि आप RCC पिलर देके ऊपर आप एक लेंटर बनाइए और उसके ऊपर कमरे बनाए। तो हमने अभी RCC के द्वारा लेंटर बनाया, लेकिन वो पैसा काफ़ी नहीं था। 1,80,000 में इतना सारा स्ट्रक्चर नहीं बन पाता। अब पैसा हमारा ऊपर काफ़ी लग चुका है, जो कि हमें अभी और आवश्यकता है राशि की। वहीं स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की समस्या को लेकर वो कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी ये समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि स्कूल की समस्या के बारे में कड़ा निर्णय लिया जाए। बच्चे 2001 से यहाँ पढ़ रहे, इतनी हमारे स्कूल में इतनी प्रॉब्लम है बच्चों को बैठने के लिए, न कोई जगह न कुछ नहीं, कमरे कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे बाहर बरामदे में बैठते हैं, उनके लिए इतने प्रॉब्लम वाले काम है। बाहर गुरुद्वारा है, सामने सड़क के बच्चे दूर देखते रहते, न पढ़ाई में उनका मन लगता है न कुछ भी नहीं, 7 दिन ऐसे बीत जाता है। हमारे स्कूल में, ऊपर मिडिल स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अभी भी कल दूसरे दिन जो है अभी हादसा हुआ, नीचे कुकर फटा और हमारे बच्चे भी इसी तरह एक कमरे में जो हमारे बच्चे 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें तमाम किचन भी है और पढ़ाई भी हो रही है, टीचर भी परेशान है। यहाँ 6ठी क्लास के ये बच्चे लगे हुए हैं आगे छत के नीचे, तमाम परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तमाम अधिकारियों के पास गए और गुहार लगाई मगर कोई सुनवाई नहीं हो पाई। वहीं पिछले दिनों मिडिल स्कूल के साथ चल रहे प्राथमिक स्कूल में हुई कुकर फटने की घटना ने मिडिल स्कूल के अध्यापकों को भी काफी डरा दिया है, क्योंकि मिडिल स्कूल के पास जो एक कमरा है उसमें मिड डे मील बनाया जाता है जिसमें 8वीं की कक्षा भी लगती है। वहीं इस कमरे को स्टोर रूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अध्यापकों और बच्चों के अभिभावकों में ये डर बन गया है कि अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा उनके स्कूल में पेश आता है तो बच्चों को नुकसान हो सकता है। ये 2004 से ये स्कूल अपग्रेड हुआ है। बच्चे जो हमारे एक ही रूम मिला हमें, वो भी प्राइमरी से हमने लिया हुआ है और एक ही कमरे पे 2004 से ये क्लास भी लगी हुई है। यहाँ पे क्लास लगी और यहाँ देखिए सर, यहाँ का किचन है, यहाँ पे यहाँ खाना बन रहा है। तो हमें अभी एक दिन पहले यहाँ प्राइमरी में नीचे दुर्घटना हुई है जिससे कुकर फटा है। हो सकता है यहाँ भी एक दुर्घटना हो सकती है और बच्चे जो है हमेशा इनका ध्यान जो है यहाँ रहता है। हमें किसी प्रकार की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है और 2004 से लेकर आज 10 साल हो गए कि यहाँ कोई कमरे का प्रबंध नहीं हुआ है। हम कई बार प्रशासन के पास भी गए हैं लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। मणिमहेश मेले के दौरान यातायात नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। ये निर्देश परिवहन व खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने जिला में आयोजित विभिन्न विभागों की बैठक के दौरान जारी किए। इस दौरान उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को उनके विभाग से जुड़े लंबित पड़े कार्यों को भी जल्द पूरा करवाने के निर्देश दिए। प्रदेश परिवहन एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली इन दिनों चंबा के दौरे पर है। चंबा पहुंचने के बाद परिवहन मंत्री ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए चंबा की अपनी प्राथमिकताओं को गिनवाया। उन्होंने परिवहन निगम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने की बात भी कही। वहीं चंबा बस स्टैंड के निर्माण पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने इस काम को जल्द शुरू करने की बात कही। इसका बस अड्डे का आपका बस अड्डा जो है मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूंगा, मगर इसमें जो लोकल बसेज यहाँ आने की जो समस्या है वो कल सवेरे जाऊंगा मैं लोकल बस स्टैंड देखने के लिए। लोकल बस स्टैंड देखने के लिए उसका मैं देख के कैसे उसको चीज को पूरा किया जाए। ये जो मैं लोकल बस जो अभी की शटल, इसको इसी ट्रायल पे कर रहा हूँ कि मैं अगले 10 साल का सोचना पड़ता है। मणिमहेश मेले के दौरान वाहन नियमों के उल्लंघन की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने विभाग को कड़े निर्देश दिए। ये मणिमहेश का जो आपका चला हुआ है उसके बीच में ये भी शिकायतें आ रही थी रेकलेस ड्राइविंग और इलीगल अप्लाइंग ऑफ द सर्टेन इलीगल दिस व्हीकल्स व्हिच आर नॉट ऑथराइज्ड टू कैरी द पैसेंजर्स। तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा है और अधिकारियों को आदेश भी दिए हैं कि इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई हो, क्योंकि जान माल बचाना जो है, जान को बचाना जो है वो हमारा पहला उद्देश्य है। और कोई भी अपनी जान इसलिए ना किसी की जाए कि हम लोगों ने कोई कदम जो है नहीं उठाए। हम लोग अपनी तरफ से पूरे कदम उठाएंगे। मैंने आरटीओ आदेश दिए, आरएमओ डीएम को आदेश दिए, अधिकारी मेरे साथ हैं कि जितनी बसों की व्यवस्था हो पैसेंजर के लिए वो चंबा से उपलब्ध करवा दी जाएंगी। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। सोलन के यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाते हैं। संस्थान द्वारा युवाओं के लिए कंप्यूटर बेसिक पर आधारित 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के विभिन्न ब्लॉक के करीब 25 युवाओं और युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
21 दिनों तक चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में यूको और सिटी के अधिकारियों सहित टेली एरिना के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कंप्यूटर बेसिक के बारे में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। युवाओं और युवतियों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करना ही संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। संस्था के निदेशक BS चावला ने बताया कि प्रशिक्षण टेली एरिना कंप्यूटर संस्थान में करवाया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को अनुभवी शिक्षकों ने नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा ये कोर्स निःशुल्क करवाया जाता है। यूको जो कि प्रशिक्षण देता है बेरोजगार युवकों को, युवतियों को, और उन्हें स्वावलंबन बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। हम यहाँ पर 18 से 45 वर्ष के युवक युवतियों को प्रशिक्षण देते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से अधिक बच्चों का होना जरूरी है। कंप्यूटर टैली का 25 युवक युवतियां जो हैं वो अपना यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चे और युवक युवतियां अपना रोज़गार स्थापित कर सकें। उन्हें मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, और अच्छे से अच्छे जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर्स को बुलाकर बहुत बढ़िया ढंग से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। प्रशिक्षण में भाग लेने आए अंजना और वरुण ने बताया कि उन्हें सहयोगी से इस शिविर के बारे में जानकारी मिली थी, जिस कारण वो यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य संस्थानों के मुकाबले इस संस्थान में निःशुल्क और बेहतर तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता है। RCT के द्वारा यहाँ टेली एरिना में टैली का कोर्स कर रही हूँ। ये कोर्स बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें आप इन फ्यूचर अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो और आप वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप ढेरों फीस लगाकर कोर्स कर सकते हैं, पर यूको RCT की पहली बढ़त है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाया जा रहा है, और इसका लाभ मैं और अन्य स्टूडेंट भी ले रहे हैं। और शिक्षण संस्थान तो बहुत है, लेकिन वहाँ की फीसिस वगैरह सारे मतलब टीचर्स एक्सेट्रा अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कई गरीब फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। हमें यहाँ पर फ्री में कोर्स करने का मौका मिला और एक अच्छा इंस्टीट्यूट चयन किया, मतलब टीचर भी हमारे हेल्पिंग है। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों को कौशल विकास के साथ साथ उद्यमिता विकास, क्षमता विकास, आत्मविश्वास बढ़ाने पर भी बल दिया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। गत दिनों SFI और NSUI छात्र संगठन के बीच हुए पथराव के खिलाफ सोमवार को NSUI की RKMV इकाई ने कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया और SFI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इकाई की अध्यक्ष पूजा ठाकुर ने कहा कि SFI द्वारा कॉलेज में गुंडागर्दी का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि SFI द्वारा कैंपस के अंदर छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है। पूजा ठाकुर ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि SFI के दोषी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही की जाए। आज जो RKMV NSUI इकाई ने जो धरना प्रदर्शन किया है, ये इवनिंग कॉलेज में जो NSUI के छात्र छात्राओं पर वार किया है। SFI के कुछ छात्रा ने NSUI के कुछ लड़कों पर पत्थरों से वार किया है, जिसमें कि NSUI के कुछ लड़के घायल भी हुए हैं, जिन्हें ज़्यादा चोटें आई हैं। तो जो SFI है, इन्हें पता है कि अब इनका जो आने वाला इलेक्शन है उसमें इनकी हार पक्की है। तो ये लोग जो ये माहौल बना रहे हैं, ये माहौल लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहे हैं, ताकि जो शैक्षणिक माहौल है ये ख़राब हो। और कुछ यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह का शैक्षणिक माहौल बना रहे हैं लड़ाई झगड़े का, और इससे बच्चों को डराया धमकाया भी जा रहा है कैंपसेस के अंदर, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। इनके कुछ लोग बच्चों को डरा धमका रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से भी मांग है कि इन पर SFI वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये लोग इस तरह की हरकत कैंपस के अंदर ना करें। और शिमला से सिटी चैनल के लिए विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। बढ़ती जनसंख्या और जंगलों के कम होने से पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आसपास पौधारोपण किया गया, जिसमें 3 प्रजातियों के पौधे लगाए गए। बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है और इसके लिए समय समय पर सरकार और विभिन्न संस्थाओं तथा स्कूली बच्चों द्वारा पौधारोपण किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सोमवार को रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के आसपास विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा प्रतिमा मल्होत्रा ने कहा कि अस्पताल कल्याण अनुभाग का प्रयास है कि दीन दुखियों की सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसलिए पौधारोपण अभियान को संगठन के कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। चल रहा था तो हमने भी सोचा अपनी साइड से थोड़ा योगदान करें। प्लांट से शुरुआत की है, अब देखते हैं आगे भी कोशिश तो है कि हम प्लांट्स लगाते रहें, करते रहें और जितना हो सकता है अपनी साइड से सब लेडीज़ मिलके एक कोशिश कर रही हैं कि हम प्लांट्स भी लगाएं, फ्लावर्स भी लगाएं और रिपन को अडॉप्ट करने की कोशिश की कि इस एरिया को ब्यूटीफाई करें अपने तरीके से। हाइड्रेंजिया लगाया, हिबिस्कस लगाया और कोचिया के कुछ प्लांट्स लगाए हैं। वो नेक्स्ट ईयर के कि उसका बीज तैयार होकर नेक्स्ट ईयर तक बन जाए। वो वैसे बेसिकली हमने हाइड्रेंजिया का किया। प्लांट से ये करना चाहते हैं कि एटलीस्ट गंद मत डालो, हॉस्पिटल का एरिया है, बीमार लोग आते हैं, थोड़े फूल देखेंगे तो अच्छे लगेंगे। हाइड्रेंजिया काफ़ी देर तक खिलता है और 4-5 महीने उसके बहुत अच्छा रहता है फ्लावर उसका। तो थोड़ा जो मरीज लोग आते हैं, बीमार आते हैं, दुख भरे आते हैं, तो उनको थोड़ा देख के अच्छा लगेगा। इस मौके पर ADM DK रत्न ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पौधारोपण किया गया। उन्होंने जनता से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग देने की अपील की। देखिए, हमारे शिमला जिले में एक रेड क्रॉस सोसाइटी है जो कई वर्षों से कार्य कर रही है और बहुत से लोगों से जुड़े हुए हैं। और इसी जो हमारे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका एक अनुभाग है, महिला अनुभाग, जिसकी जो अध्यक्ष है डिप्टी कमिश्नर हमारे शिमला के वाइफ है। और ये जो हमारा महिला विंग है, इन्होंने अपना एक एक्टिविटीज़ का साल भर का कैलेंडर बनाया है जिसमें एनवायरनमेंट, पर्यावरण पे भी उन्होंने ध्यान देने के लिए अपना एक एजेंडा रखा है। उसी कड़ी में आज इन्होंने पौधारोपण किया है और जो हमारा DDU है, इसके जो पीछे जो हमारी खाली क्यारियाँ पड़ी हैं उनमें इन्होंने पौधारोपण किया है। और ये भी उन्होंने कहा है कि हम इसका जो पौधे आज लगाए हैं उसकी देखभाल भी करेंगे और अन्य जगहों पर भी जहाँ खाली जगह पड़ी है और ग्रीनरी के लिए वो प्रयास करेंगे। हम उनकी सराहना करते हैं और मेरा सभी से अनुरोध है तो वो भी ऐसे कार्यक्रम में जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो उसमें भाग लेना चाहिए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। कंडाघाट के साधु पुल में शनिवार को हुए क्षतिग्रस्त पुल के बाद कंडाघाट का लोक निर्माण विभाग छोटे वाहनों को आने जाने के लिए नए वैकल्पिक सड़क मार्ग बनाने में जुट गया है। इस सड़क को बनाने के लिए विभाग द्वारा 4 JCB मशीनें लगाई गई है। सोमवार को भी विभाग के कई कर्मचारी सड़क को बनाने में जुटे रहे। लोक निर्माण विभाग कंडाघाट के STO विजय ने बताया कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा वाहनों के लिए वैकल्पिक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सोलन और ओटघाट कंडाघाट सब डिवीजन की करीब 105 आदमी और 4 JCB मशीन और 1 डोजर पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और लगभग 300-400 मीटर का स्ट्रेच पूरा तैयार करके रोड पहली ब्रिज लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? ये हमारा सोलन डिवीजन में स्पाटो में पड़ा था, इसको लाया है। 3-4 दिन में इसको हम इरेक्ट कर देंगे अपार्टमेंट का। और एक ब्रिज हमारा कल भोग से आ रहा है, कोटखाई से चल पड़ा है। तो बड़े वाहनों के लिए कब तक, कितने दिनों बाद खुल जाएगा ये हमारा? 8-10 दिन में बड़े वाहन भी उस पुल से जा सकेंगे। अभी तो खर्चे होकर आना पड़ेगा 3-4 दिन तक, जब तक उसके अपार्टमेंट सेट। कंडाघाट से सिटी चैनल के लिए ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 31 पदाधिकारी होंगे। पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर दी है। ये जानकारी सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता सोलन ब्लॉक कांग्रेस को मजबूत करने की होगी ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, स्थानीय विधायक व मंत्री धनीराम शांडिल, जिला सोलन निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी हर्षवर्धन सिंह चौहान का उन्हें सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में 90% नए चेहरों को पदभार दिया गया है, जो पूर्व में पंचायत प्रतिनिधि एवं बीडीसी के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं की बात की जाए तो 70% युवा कार्यकारिणी में पदाधिकारी है, जो पूर्व में युवा कांग्रेस, NSUI या विभिन्न NGO के प्रतिनिधि है और कांग्रेस विचारधारा से संबंधित है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। सोलन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से सबसे पहले मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, हमारे सोलन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक एवं माननीय मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, प्रदेश जनरल सेक्रेटरी श्री हरभजन सिंह भज्जी जी, भी अपने वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सोलन निर्वाचन क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया। जो मेरी कार्यकारिणी की टीम है, जो हमने पूरे सोलन निर्वाचन क्षेत्र के आपकी 42 पंचायतें और 13 नगर परिषद वार्ड से हमने चयनित किए हैं, उनमें से जिन लोगों को चयनित करके भेजा गया है उसमें महिला, यूथ और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, उनको मौका दिया गया है। और मैं इन सभी के साथ मिलकर सोलन निर्वाचन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कार्य करूँगा और अपने मंत्री जी की जो भी योजनाओं संबंधी हमारे सोलन निर्वाचन के कार्य हैं उसमें उन्हें पूरी यहाँ की जानकारी अदा करूँगा। बलदेव सिंह ठाकुर ने कहा कि सोलन ब्लॉक में 120 बूथों पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष व निर्वाचित सदस्य कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जिसे वे मजबूत करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कंडाघाट के तहत पड़ने वाले साधु पुल में क्षतिग्रस्त पुल का मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने इस पुल के क्षतिग्रस्त होने पर चिंता व्यक्त की। साधु पुल में हुए क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लेने के बाद मंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा छोटे वाहनों को आने जाने के लिए बनाए जा रहे वैकल्पिक सड़क व पुल का भी जायजा लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि ये पुल भारी वजन से भरे ट्रक के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि इसी स्थान पर डबल लेन का बैली ब्रिज 3-4 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर सड़क की वैकल्पिक व्यवस्था का अस्थायी पुल बनाया जा रहा है ताकि किसानों, बागवानों को अपने उत्पाद मंडी तक ले जाने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस मौके पर उनके साथ अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण SK गूंज, अधियाशी अभियंता अनिल, मार्केट कमेटी के अध्यक्ष रमेश ठाकुर, कंडाघाट SDM सुरेंद्र व लोक निर्माण विभाग कंडाघाट के DO विजय सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। साधु पुल के गिरने का जो हादसा हुआ है, ये एक बहुत ही पुराना और जीर्णावस्था का पुल था, जो लगभग बर्तानिया के समय से आगे चलता आ रहा। इसमें ज़्यादा वजन की गाड़ी आने से गिर गया क्योंकि इसकी पुरानी हालत थी और अब इसको यहाँ पे पुनर्निर्माण होगा इन द मीन टाइम, ताकि ये चलता रहे। सामने आप देखेंगे, साथ ही हमारे इंजीनियरिंग चीफ को भी निर्देश दिए जा चुके, हमारे SC साहब साथ हैं और उनकी सारी टीम एक्शन दे आर वर्किंग ऑन द साइट कि वो एक अल्टरनेटिव रूट जो कि इमीडिएटली गाड़ियाँ बंद ना हो, साथ में किया जा रहा है ताकि रास्ता बना रहे। और इन द मीन टाइम जो ये क्षतिग्रस्त हुआ है, इसको यहाँ से निकाल कर शीघ्र ही इस ट्रक को एक तरफ को, इस पुल को कटवा के एक तरफ खींच दिया जा रहा है 1 या 2 दिन के बीच में। और यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ के लिए एक बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। कंडाघाट से सिटी चैनल के लिए ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
शिमला के राम मंदिर में राधा वाहिनी सत्संग प्रचार मंडल द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये भागवत कथा 23 से 31 अगस्त तक चलेगी। मंडल द्वारा हर वर्ष राम मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें वृंदावन से आए श्री राम हरि उपाध्याय सुखदेव जी स्वामी अपने प्रवचनों से लोगों को निहाल कर रहे हैं। राधा वाहिनी सत्संग प्रचार मंडल के द्वारा श्री राम मंदिर शिमला में 23 से 30 अगस्त तक भागवत का आयोजन किया जा रहा है। इस मंडल द्वारा 31 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। भागवत में श्री राम हरि उपाध्याय सुखदेव स्वामी जी द्वारा भजनों की ऐसी झड़ी लगाई गई जिससे सारे भक्तजन मग्न हो गए। छोटा सा मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं, जो जल्दी मरने वाला है उसके लिए कर्तव्य क्या है? जो जल्दी मरने वाला है उसको करना क्या चाहिए? बस यही पूछना चाहता हूं। कितना छोटा प्रश्न है, कितना सुंदर है, सटीक प्रश्न। भगवान श्री सुखदेव जी जीवन में कभी नहीं बोले, आज जीवन में पहली बार बोल रहे हैं। ऐसा गजब का बोले। इस मंडल की प्रमुख मीना नेगी ने बताया कि गुरु श्री राम हरि उपाध्याय सुखदेव स्वामी जी वृंदावन से शिमला आते हैं और शिमला में भागवत का आयोजन करते हैं। मंडल की प्रमुख ने सभी लोगों से श्री राम मंदिर आकर भागवत को सुनने का आह्वान किया है ताकि सभी लोग अपने जीवन को सार्थक कर सकें। हम लोग जो हैं अपने परम पूज्य गुरु जी का भागवत हर साल बड़ी धूमधाम से करवाते हैं। तो हमारा जो निवेदन है सभी शिमला वासियों से कि इस भागवत कथा का रसपान करने जरूर पधारें, क्योंकि भागवत जो कथा है वो ही हमारे जीवन का आत्म कल्याण के लिए की जाती है और इसी से हमारा आत्म कल्याण है। और हमारे गुरु जी 5 वर्ष की अवस्था से ये कथा करवा रहे हैं और आज 471 यूँ कथा चल रही है। और हमारे गुरु जी की जो कथा है वो बहुत ही रसमयी है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि जितने भी हम प्राणी हैं, हम जो भगवान ने हमारे को जीवन दिया है, हमारे को जो देह दी है, ये हमारे आत्म कल्याण के लिए दी है। और हम सभी से ही प्रार्थना करते हैं, जितने भी शिमला वासी हैं, कि अपना जीवन जो है जरूर अपना जीवन सार्थक करें। और हमारा जो 23 तारीख से कार्यक्रम है 31 अगस्त तक है। और मेरा निवेदन है सभी से कि सभी यहाँ पे आके अपना जीवन का कल्याण करें। और शिमला से सिटी चैनल के लिए विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। सनातन धर्म सभा एवं पतंजलि योगपीठ द्वारा सोलन के लोअर बाजार स्थित सनातन धर्म मंदिर में 22 से 31 अगस्त तक निशुल्क योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। योग शिक्षक सुभाष शर्मा से प्रतिदिन 40 से 50 साधक रोगों एवं मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए योग साधना सीख रहे हैं। समुद्र भारत अभियान के तहत चलने वाला ये शिविर सुबह 5 बजे से सायं 7 बजे तक चलता है। शिविर के संयोजक अमित बिंदल ने सभी से ज्यादा संख्या में शिविर में भाग लेने का आह्वान किया। शिमला के डीएवी स्कूल मिडिल बाजार में सोमवार को डीएवी स्कूल की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने गेट टुगेदर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के पूर्व छात्रों ने संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार की। स्कूल के पूर्व छात्रों का मानना है कि जिस शिक्षण संस्थान ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है, उसे और ऊंचाई पर पहुंचाने की अब उनकी बारी है। शिमला के डीएवी मिडिल बाजार स्कूल में डीएवी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने गेट टुगेदर का आयोजन किया। इस गेट टुगेदर में इस स्कूल के पूर्व छात्रों द्वारा इस संस्थान के नए सदस्य बनाने के लिए फॉर्म भरे गए।
संगठन के अध्यक्ष अजीत नंदा ने बताया कि उन्हें इस संस्थान ने बहुत कुछ दिया है, अब उनका समय आ गया है कि वो इस स्कूल के लिए कुछ करें। डीएवी ओल्ड लकड़दार बॉयज़ एसोसिएशन की आज हमारी यहाँ मीटिंग हुई डीएवी प्राइमरी स्कूल में और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमें 1952 तक के बैच वाले जो हैं हमारे ओल्डेस्ट स्टूडेंट वो भी आज इस मीटिंग में आए और हमने जो हमने अब एग्जीक्यूटिव का कार्यकारिणी को जो हमने शेप देनी है उसका भी डिस्कस किया और हमारा जो ध्येय होगा समाज की कुछ हम सेवा कर सकें और जिस इंस्टीट्यूट ने हमें इतना कुछ दिया है अब हमारी उस इंस्टीट्यूट को देने की बारी है। हम डीएवी के प्रति हम कोई कार्य कर सके वो हमारा अहोभाग्य रहेगा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस स्कूल के पुराने छात्रों ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि इतने समय बाद जब वो अपने पुराने मित्रों से मिलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने परिवार से मिल रहे हैं, जिससे उन्हें खुशी होती है। पुराने ऐसे होता है कि अगर तो सेम बैच के हैं तब तो ऐसे लगता है कि भाई को मिले हैं आप, और अगर बैच सेम ना हो तो ऐसे लगता है कि सेम फैमिली को आप मिले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो एजुकेशन की आपको फाउंडेशन ने दी है वो डीएवी संस्था ने दी है। उन दिनों टीचर स्टूडेंट में बड़ी डीप रिलेशनशिप थी। उस्ताद जो हैं वो ब्राइट स्टूडेंट्स पर जो कंसंट्रेट करते थे ताकि उनके रिजल्ट अच्छे मिले, मेरिट मिले, स्कॉलरशिप मिले, एंड आई वाज वन ऑफ देम। फेलो मेट से उनको मिलकर बड़ी खुशी होती है और वो लोग अपने अपने मुकाम पर अच्छी जगह पहुँचे हैं। कोई अच्छे बिजनेसमैन हैं, कहीं ने सर्विस में राइज किया है, कहीं ने आर्मी में राइज किया। कि ये जानकर के वो जो पौधा डीएवी में लगा था वो अच्छा फूला फला तो बहुत खुशी होती है। मैं 1962 के बैच का हूँ। आज मेरा ख्याल है हम सबके लिए इतनी खुशी का दिन है कि जिसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। नए नए इतने अरसों हम अगर इसको रिकलेक्ट करें तो वी हैव टू गो बैक 50 years, 45 to 50 years, and seeing people, वो बचपन याद आता है। मतलब जब हम अपने आप को हम तो देखते हैं कि वो बूढ़ा हो गया, मगर दूसरे की नज़र से जब ये महसूस होता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, कौन से पड़ाव पे पहुँच गए हैं, तो वो सारी बातें, स्कूल वाली बातें याद आती है और बहुत ही अजीब खुशी मिलती है। डीएवी ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा सोमवार के गेट टुगेदर में संगठन की नई कार्यकारिणी बनाने पर भी चर्चा की गई। शिमला से सिटी चैनल के लिए विक्रम कुमार के साथ रेशमा कश्यप की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज देश भर में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए नतीजों पर संतोष जाहिर करते हुए पार्टी अध्यक्षा सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बधाई दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि केंद्र सरकार मात्र 2 महीनों में देश भर में जनादेश खो चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का 2 महीनों का कार्यकाल देशवासियों के लिए बहुत ही नकारात्मक सिद्ध हुआ है। राज्य में बीते कुछ वर्षों में कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह नशे का बढ़ता सेवन और जीवन शैली का तरीका माना जा रहा है। आईजीएमसी के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज के गुप्ता के मुताबिक शिमला के कैंसर अस्पताल में हर महीने करीब 200 कैंसर पीड़ित इलाज करवाने आते हैं। इस भयानक रोग से बचने के लिए डॉक्टर मनोज ने युवाओं को नशे से दूर रहने और अपनी जीवन शैली में बदलाव की सलाह दी है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां विज्ञान ने काफी तरक्की की है, वहीं दूसरी तरफ आज की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में समाती जा रही है। दिन ब दिन बढ़ते नशे की इन आदतों के कारण आज का युवा वर्ग कैंसर जैसे भीषण रोग की चपेट में सबसे अधिक आ रहा है। आईजीएमसी के कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज के गुप्ता ने बताया कि आजकल युवाओं में मुख्यतः फेफड़ों, मुंह, ग्रीवा का कैंसर पाया जाता है, जो कि नशे के सेवन से होता है, जबकि महिलाओं में स्तन कैंसर व गर्भाशय का कैंसर उनकी जीवन शैली पर निर्भर करता है। अगर हम नए कैंसर के मरीजों की बात करें जो नए डिटेक्ट होते हैं, तो प्रतिवर्ष कोई 2200 से 2400 तक मरीज प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। इस हिसाब से देखें तो हर महीने 200 नए कैंसर के केस हमारे पास आते हैं।
इसमें अगर हम पुराने जो पेशेंट जिनको हम ट्रीट कर चुके हैं वो भी हमारे पास फॉलोअप के लिए आते हैं, तो अगर उसकी संख्या भी जोड़ दें तो कुल मिला के प्रतिदिन कोई 70 से 80 मरीज हमारे पास कैंसर के आते हैं, जिसमें नए और पुराने दोनों मरीज शामिल हैं। अब किस तरह के कैंसर हमारे यहाँ आते हैं अगर ये देखा जाए तो वैसे तो सभी तरह के कैंसर हमारे पास आते हैं, लेकिन जो मुख्य तौर पर कैंसर होते हैं वो अगर देखें तो महिलाओं में जो हमारे पास कैंसर आते हैं उनमें गर्भाशय ग्रीवा का और स्तन कैंसर ये कॉमन है। उसके बाद जो पेट का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, इसके मरीज आते हैं। अगर हम पुरुषों में देखें तो फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर, मुख और ग्रीवा का कैंसर हमारे यहाँ सबसे अधिक संख्या में आते हैं। स्तन कैंसर का तो मुख्य कारण एक हमारा जो एक जीवन शैली है उस पर निर्भर करता है। जैसे आजकल महिलाएं जो हैं अधिक उम्र में शादी करती हैं, बच्चे अधिक उम्र में होते हैं या बच्चे नहीं करती हैं। आजकल ज़्यादातर कैरियर ओरिएंटेड होती हैं महिलाएं, तो उस चक्कर में आप पहले अपना कैरियर बनाती हैं, उसके बाद शादी करती हैं, तो उनकी उम्र काफ़ी हो जाती है। तो ऐसी महिलाओं को कैंसर, स्तन का कैंसर होने की संभावना अधिक रहती है। इसी तरीके से जो महिलाएं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती अपने बच्चों को, उनमें इस तरह का कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। अगर हम पुरुषों में देखें जो फेफड़ों का कैंसर है या मुख का कैंसर है या ग्रीवा का कैंसर है, तो उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा तंबाकू का सेवन करना किसी भी रूप में, चाहे वो हम तंबाकू को मुंह में रख के उसको चबाएं या हम स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी या हुक्का पिए, ये मुख्य कारण है जो हमारे फेफड़ों के कैंसर और मुख एवं ग्रीवा के कैंसर का होता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा अस्पताल में कैंसर के पीड़ितों के लिए विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें से फ्री MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और फ्री बस यात्रा सुविधा उपलब्ध है। साथ ही गरीब मरीजों को मुफ्त दवाई देने की भी सुविधा है। कैंसर देखिए, पहले तो ये समझने वाली बात है कि किसी भी अंग को ग्रसित कर सकता है, तो अब किस अंग को कैंसर ने जकड़ा है उस पर निर्भर करता है कि उसके क्या सिम्टम होंगे। अगर हम मुख की बात करें तो अगर मुंह में कोई छाला है, आमतौर पर छाले होते रहते हैं सबको, और लेकिन ये छाले जो आमतौर पर होते हैं वो आमतौर पे 15 से 20 दिन या 25 दिन में ठीक हो जाते हैं अपने आप या दवाई लेने के बाद। लेकिन कोई ऐसा छाला मुंह के अंदर है जिसको महीनों हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो एक ये चिंता का विषय है और हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसी तरीके से अगर किसी की आवाज़ में परिवर्तन है और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, आवाज़ बैठी बैठी सी है, तो वो भी एक थोड़ा चिंता का विषय है। ऐसे केस में भी हमें एक डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम खाने में हमें कोई परेशानी आती है, खाना निगलने में कोई परेशानी आती है, तो उससे शायद जो हमारा फूड पाइप है उसके कैंसर होने की एक संभावना रहती है। इसी तरीके से शरीर के किसी अंग से कोई अगर असामान्य रक्तस्राव, ब्लीडिंग हो रही है, तो ये भी थोड़ा सा एक चिंता का विषय होता है और हमें डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। महिलाओं में अगर स्तन में कोई गांठ महसूस होती है या उनके निप्पल से कोई डिस्चार्ज होता है, स्पेशली अगर ब्लड निकलता है, तो यह भी एक चिंता का विषय है। ये सिर्फ एक चिंता का विषय होता है और इसमें हमें डॉक्टर की परामर्श लेने की ज़रूरत होती है। नवजात ने कैंसर रोगियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं, जैसे कि अगर किसी मरीज़ को कैंसर है तो उसको इलाज के लिए बार बार अस्पताल आना पड़ता है, तो उसका पैसा ना लगे आने जाने में, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने फ्री बस पासेस उपलब्ध कराए हैं कैंसर रोगियों को। ना सिर्फ रोगी के लिए बल्कि उनके साथ एक अटेंडेंट भी फ्री आ सकता है। इसी तरीके से जितने भी इन्वेस्टिगेशन कैंसर रोगियों के होते हैं वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से फ्री कराए हुए हैं, चाहे वो कोई भी जांच हो जिसमें महंगी जांचें भी शामिल हैं, जैसे MRI है, CT स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, ये सब भी कैंसर के रोगियों के लिए फ्री है। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सरिता रावत की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।